नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। अगर आपने हमारी जो प्रीवियस टेस्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा आज की करंट अफेयर्स का पीडीएफ का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी ग्रामर की, जिसे क्या कर सकते हैं कि आप जाकर के प्ले लिस्ट से उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 8 टेस्ट उसमें पब्लिश हो चुके हैं और नवा टेस्ट कल पब्लिश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन का हक त्रावणकोर के पूर्व राज परिवार को सौंपा है। आपको बताना है कि यह फैसला उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2 न्यायाधीशों की पीठ ने, बी है 3 न्यायाधीशों की पीठ ने, सी है 4 न्यायाधीशों की पीठ ने और डी है 5 न्यायाधीशों की पीठ ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 2 न्यायाधीशों की पीठ। देखिए, देश के सबसे धनवान मंदिरों में से एक केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन और संपत्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए त्रावणकोर के पूर्व राज परिवार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सेवादार, अब यहाँ पर देखिए, सेवादार और प्रबंधन के अधिकार को मान्यता दी है। और यह फैसला जो है वो उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों क्रमशः जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने सुनाया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति जो थी उसके पूर्व चेयरमैन थे सीवी आनंद बोस। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में किस देश के पर्वत ग्लेशियर से भारत के वर्ष 1966 के अखबारों की कुछ प्रतियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है फ्रांस। देखिए, हाल ही में फ्रांस के माउंट ब्लैक पर्वत से क्या है, पिघलते बेसोस ग्लेशियर से 1 दर्जन से अधिक भारतीय अखबारों की प्रतियां मिली हैं और ये अखबार वर्ष 1966 के हैं, जिसमें इंदिरा गांधी को आम चुनाव में मिली जीत का जिक्र है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कौन सी वैश्विक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के स्वच्छ भारत मिशन, कौन सा मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन का असल प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा है। इसमें दूषित होते भूजल के स्तर में सुधार हुआ है, वहीं सतह वाले जल का प्रदूषण भी घट रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विश्व बैंक, बी है यूएनडीपी या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और डी है यूनिसेफ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है यूनिसेफ। देखिए, केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की बदौलत भूजल समेत सभी प्राकृतिक संसाधनों में प्रदूषण का स्तर घटने लगा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है खुले में शौच मुक्त होने का नतीजा भी उत्साहजनक रहा है। इससे न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि लाखों लोगों की जान बचाने में भी सफलता मिली है। और इसका विवरण जो है वो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन का असल प्रभाव जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा है। इसमें दूषित होते भूजल के स्तर में सुधार हुआ है, वहीं सतह वाले जल का प्रदूषण भी घट रहा है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हेमांग अमीन, बी है राहत जार, सी है सुनील ग्रोवर और डी है रजनीश अवस्थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है हेमांग अमीन। देखिए, बीसीसीआई ने पूर्व सीईओ राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद हेमांग अमीन को क्या किया है, सीईओ नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में कितने करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50,000 करोड़, बी है 75,000 करोड़, सी है 1 लाख करोड़ और डी है 30,000 करोड़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 75,000 करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने सालाना आयोजन गूगल फॉर इंडिया के दौरान 10 अरब डॉलर या फिर 75,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने की बात कही है। और यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से अगले 5 से 7 वर्षों में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में देश की सबसे मूल्यवान कंपनी, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने कितने लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 10 लाख करोड़, बी है 11 लाख करोड़ रुपए, सी है 12 लाख करोड़ रुपए और डी है 13 लाख करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 12 लाख करोड़ रुपए।
देखिए, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार कर लिया है और यह भारत में किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड बाजार मूल्य है। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में 1.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और इसमें सबसे अधिक जो है वो फेसबुक ने निवेश किया है 43,573 करोड़ रुपए का। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में कौन से संगठन ने यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आईओसी, बी है फीफा, सी है एआईबीए और डी है आईएफए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है आईओसी। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप का अवार्ड जीता है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जो है, धिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सानिया मिर्जा, बी है पीवी सिंधु, सी है द्युति चंद्र और डी है हिमा दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है हिमा दास। देखिए, धिंग एक्सप्रेस के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है महिला फर्राटा धाविका हिमा दास और 20 वर्ष की हिमा दास जो है वो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। और इनका जो है 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो कितना है 50.79 सेकंड है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में अंद्रेज डूडा, क्या नाम है इनका, अंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पोलैंड, बी है जापान, सी है फिनलैंड और डी है पुर्तगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है पोलैंड। देखिए, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है और डूडा ने विपक्षी सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के जो है रफाल राजोकोत्स्की को हराकर चुनाव में जीत हासिल की है और यह डूडा का दूसरा कार्यकाल होगा। और डूडा ने 50.8% और विपक्षी राजोकोत्स्की को 49.2% मत प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है, लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे बड़ा वित्तीय साझेदार देश कौन सा बना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है जापान और डी है रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है अमेरिका। देखिए, अमेरिका जो है वो लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना रहा है और जो दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक संबंधों को भी दर्शाता है। और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डॉलर का अमेरिकी अरब डॉलर का रहा है और जो 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर था। देखिए, वर्ष 2018-19 में था 87.96 अरब डॉलर का और वर्ष 2019-20 में है 88.75 अरब डॉलर का, मतलब यहाँ पर क्या है, बढ़ा है। और देखिए, अमेरिका वर्ष 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना था। देखिए, भारत और चीन के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार जो है वो घटा है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019-20 में घटकर 81.87 अरब डॉलर रह गया, जो कि वर्ष 2018-19 में 87.08 अरब डॉलर था। और दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर भी 53.57 अरब डॉलर से घटकर 48.66 अरब डॉलर रह गया और इस बार तो ये काफी ज्यादा घटने की उम्मीद है। देखिए, आंकड़ों के मुताबिक चीन 2013-14 से 2017-18 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और चीन से पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो था वो था यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में ईरान ने कौन से देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है अफगानिस्तान और डी है तुर्की। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है भारत। देखिए, ईरान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से क्या किया है, भारत को बाहर कर दिया है। और ईरान ने भारत द्वारा प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किए जाने के कारण यह फैसला किया है और ईरान ने यह घोषणा की है कि अब वह अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। आइए देखते हैं कि चाबहार रेल परियोजना क्या है। देखिए, इस परियोजना के तहत जो है ईरान चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक उसके भी क्या था, इन्होंने रेल परियोजना बनाई जानी थी और इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है और इस परियोजना को वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना है। और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे के दौरान
चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और भारत की सरकारी कंपनी इरकॉन जो है इस परियोजना को पूरा करने वाली थी, लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने इस परियोजना से दूरी बना ली थी। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अमेरिका के बाद भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर एफडीआई के मामले में कौन से नंबर का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है तीसरा, बी है चौथा, सी है पांचवा और डी है दूसरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है दूसरा। देखिए, ब्रिटेन में भारत निवेश करने वाले देशों में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गया है और उसने वर्ष 2019 में ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश किया था। और ब्रिटेन के लिए अमेरिका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में पहला स्रोत बना हुआ है और अमेरिका ने 462 परियोजनाओं में निवेश किया है। देखिए, पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर फ्रांस है, पांचवें पे चीन है और छठे पर हांगकांग है। और आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारतीय परियोजनाओं की संख्या 106 थी, जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर 120 हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना है हमें कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पोखरा नामक स्थान किस देश में स्थित है। ऑप्शन है, ए है भारत, बी है म्यांमार, सी है नेपाल और डी है तुर्की। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमें लगेगा कि आप उतनी हमारी केयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।